हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने किसके बारे में जाना था? रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में जाना था। और वहां से हमें क्या पता चला कि हम ऑर्डर के बारे में कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया था कि अगर आपके पास में कोई भी रिएक्शन गिवन है तो आप उसका मतलब जो रेट इक्वेशन है आप उसको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है, वट एवर, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि जो ऑर्डर होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसमें क्या हुआ था? एक दिक्कत आ गई थी। वो दिक्कत क्या थी? उन्होंने कहा दैट लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि उन्हीं रिएक्शन पर एप्लीकेबल है जो क्या होगी, केवल और केवल वन स्टेप रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या कह दिया जाए कि आपकी कोई रिएक्शन है जो आपको क्या दे रहा है, ए प्लस गिव्स टू सी, तो ये आपकी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहां से जब आप क्या निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो, तो दैट विल भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ से जब आप इनका ऑर्डर बताएंगे तो ऑर्डर क्या होता है? पावर का सम। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यानी कि यहाँ से जो ऑर्डर होगा वो क्या रहा होगा आपका? 2 रहा होगा। लेकिन जो उसके बाद में क्या आया, हमारा रेट लो आया, है ना। रेट लो की जरूरत क्यों पड़ी थी? रेट लो ने क्या किया, सभी रिएक्शन को इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके देखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या आई? उन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट्री रिएक्शन तक तो ठीक था कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा था वो सारी बातें सही थी, लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, यानी कि मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शन की, तो क्या हुआ, वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको क्या बनाना है, ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट पी बनाना है, ठीक है। अब इसको बनने के लिए क्या हुआ था, इसको बनने के लिए कुछ स्टेप लगे थे। वो स्टेप क्या थे बच्चों? मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या मिला होगा, ए से डी मिला होगा, देन उसके बाद में क्या मिला होगा, डी प्लस सी से आपको क्या मिला होगा, बी मिला होगा, देन उसके बाद में आपको क्या मिला होगा, बी से क्या मिल गया, पी मिल गया, ठीक है। मान लीजिए यहां से आपने क्या कर दिया, बी प्लस सी, ये मिल गया। तो मेनली आपको क्या मिल गया, यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया। तो जब आप इसको क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ए से क्या मिल, ए प्लस बी से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कैसे निकालते हैं ऑर्डर? तो दिक्कत क्या आई थी यहाँ पर कि ऑर्डर निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, 1, 2 एंड 3 स्टेप रिएक्शन है। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन केस ऑफ रेट लो, जिस रिएक्शन का जो रेट होगा वो स्लो होगा। देखो आपके यहाँ पर क्या लिखा होगा, कुछ रिएक्शन के आगे स्लो लिखा होगा, कुछ के आगे क्या लिखा होगा, फास्ट लिखा होगा। तो जो हमारा स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। तो ये जो स्लो स्टेप वाली बात थी वो हम अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें हम डिटेल में कर चुके हैं कि स्लो स्टेप में ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से जब हम ऑर्डर निकाल रहे थे तो जो रेट आ रहा था स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी इनटू में क्या आ जाएगा, सी, एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ऑर्डर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो था बच्चों ऑर्डर के बारे में। लेकिन आज हमें जो स्पेशली बात करनी है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की जीरो ऑर्डर के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर, बार बार ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो पहला केस आता है। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में, यानी कि हम यहाँ पर ऑर्डर निकालना सीखेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। क्या है आज का जो बच्चों हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। टुडेज आवर टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये उठता है कि इसकी नीड क्या पड़ी, यानी कि यहाँ से हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हम सारे क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल टर्म पढ़ रहे थे, dA/dt पढ़ रहे थे आप लोग। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अब आप ऑर्डर निकालने जा रहे हो तो इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की नीड क्यों पड़ी? एक्चुअल में क्या था, जो आप डिफरेंशियल टर्म पढ़ रहे थे उस डिफरेंशियल टर्म में जब आप ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए जा रहे थे तो हम पढ़ रहे थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन में क्या था, आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें क्या निकालना होता था, आपके रेट निकालना होता था इक्वेशन का। लेकिन उस इंस्टेंट रेट ऑफ टाइम के लिए हम किस पर जाना पड़ता था, बेसिकली एक स्लोप
स्लोप देखना पड़ता था, उस स्लोप के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ती थी, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। तो उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने कौन सी टर्म अपनाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यानी कि अब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन में हम सिर्फ उसी पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उस पोर्शन को ही इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज आपको गिवन होगी भाई A to B तक, B to C तक, तो उसी से ही आपका, यानी कि उस इंटीग्रेशन टर्म में एक पर्टिकुलर जो आपसे पूछा गया है उसी के लिए आप इक्वेशन निकालेंगे और आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। दैट्स वाई जो रेट लॉ था उन्होंने किसको फॉलो किया बाद में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को, ताकि हम जो हमारी स्लोप वाली जो क्या थी डिफिकल्टी थी उससे क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर एक टर्म और आती है बच्चों, एंड वो जो हमारी टर्म है वो क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, अब ये क्या बोला है, जो हाफ लाइफ पीरियड होती है वो क्या है, इट इज अ टाइम। ये क्या है, एक टाइम है, पीरियड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया। ये क्या है, एक टाइम है। कौन सा टाइम है, वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी कि जो रिएक्टेंट आप लेकर चल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। या फिर ये कह सकते हैं कि आधा प्रोडक्ट आपका बन चुका हो। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट अगर आपका आधा खर्च हो चुका है तो आधा प्रोडक्ट आपका क्या बन चुका हो, क्या हो चुका होगा, बन चुका होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ दैट हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इट इज अ टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन at which the concentration of reactant becomes half, जहां पर क्या हो चुकी हो, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो आज हम बात क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे, मतलब पूरा डेरिवेशन हम लोगों को पढ़ना है, साथ साथ उन्हीं ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे पास जीरो ऑर्डर इक्वेशन भी होगी, फर्स्ट ऑर्डर भी होगी, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है शूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कई बार उसके बाद में देखो ऑर्डर तो हमारे आगे तक चलते रहेंगे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, ठीक है। तो उनके बारे में हमें डिटेल में नहीं जानना है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का कई बार क्या होता है आपसे ओवरऑल रिजल्ट पूछ लेता है, या फिर आपसे क्या पूछ लेता है, यूनिट्स पूछ लेता है उनके। तो यूनिट किस तरीके से निकाली जाती है उसका एक जनरल फॉर्मूला जो है हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वहां से आप किसी भी, आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए, भी सेवन्थ ऑर्डर के लिए बताओ, एट्थ ऑर्डर के लिए बताओ, तो यूनिट तो जो है बच्चों आई नो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो डेरिवेशन है देखेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, शूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ एक जनरल इक्वेशन, जैसे कि जनरल इक्वेशन किसकी थी, हमारी यूनिट फाइंड आउट करने की थी, वैसे ही एक जनरल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे, ताकि अगर आपसे कोई भी ऑर्डर के लिए ओवरऑल रिजल्ट पूछ लिया जाए तो आप इजिली क्या कर सके, उसको फाइंड आउट कर सके। ओके, तो लेट्स मूव टू अवर टुडेज टॉपिक विच इज जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन हम फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो क्या देखना है हमें, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है ये। अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज जो है मतलब एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन है जो बच्चों बायो के बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो बच्चों मान लीजिए आपको एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन दी गई है, वो दी गई है आपको ए डी ए अपॉन में ए। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए डी ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन ए। ठीक है,
1/a dA का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln a होगा आपका। उसके बाद में मान लीजिए इसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, यही दे दिया मान लीजिए आपको dA। अब इसकी क्या होती है, कुछ लिमिट होती है। मान लीजिए इसकी जो लिमिट है वो क्या दी गई है, a से लेके a0 से लेके a दी गई है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल भी क्या हो जाएगा, ln ऑफ a हो जाएगा, और इसकी जो यूनिट है आप ऐसे लिखेंगे a0 से a। तो जब इसकी यूनिट पुट की जाती है वो क्या होता है, यहाँ पर ये जो a आया है इसकी यहाँ पर ये वैल्यूज हमें पुट करनी होती है। और पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a0, ठीक है। अब इस लोन को क्या है आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाता है, अगर माइनस की टर्म है तो वो क्या आ जाते हैं, डिवाइड में आ जाती है। सो दैट विल बी ln ऑफ a अपॉन में a0। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी जो हमारी आगे यूज होगी, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने आपको आपके साथ में क्या है ये टर्म यूज शेयर की है। सो लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। देखो जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है एंड दिस इक्वेशन इज A gives to P, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है मेरे पास में जिसमें क्या है, मुझे A से क्या मिल रहा है, P मिल रहा है। तो अगर आपको इसका रेट फाइंड आउट करना है तो रेट क्या होगा बच्चों, इसका रेट होगा K इंटू में A। तो इतना तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जहां पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि ऑर्डर क्या है, जीरो हो जाए ना। तो ऑर्डर जीरो कब होगा, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में जो होगा वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। 1 अगर यहाँ पर क्या होता, बी होता, ठीक है, और कुछ नहीं होता तो 1 1 हम इसको मान के चलते तो जो ऑर्डर होता वो क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर बी तो है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या है, यही है। और रिएक्शन अब हम निकाल क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट अवर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। तो इसकी पावर क्या चली जाएगी, इधर जीरो चली जाएगी। ओके, तो रेट आप निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं आप रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर रेट की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, DA अपॉन में DT, DA अपॉन में DT इज इक्वल टू K इंटू में A0, ठीक है। अब ये क्या है, DA अपॉन DT किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए था। और रिएक्टेंट के लिए जो DA अपॉन DT होता है वो किस टर्म में होता है, आपका माइनस में होता है ना। प्रोडक्ट के लिए किस में होता है, पॉजिटिव में, और रिएक्टेंट के लिए क्या होता है आपका, नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं। तो जब हमने इसको सोल्व किया वी विल गेट देन माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू में A की पावर नॉट, ठीक है। तो ये तो था क्या हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको क्या है, हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालनी है ना। क्या निकालनी है, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन भी करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होता है बच्चे, इनको एक ही फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। अब इनको हम एक ही फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, जो हमारा DT है वो कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, और A0 जो है वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर, माइनस DA अपॉन में ये क्या हो जाएगा, A0। अब A0 किसी की पावर नोट का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि वो क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, इट विल बिकम 1। सो माइनस का DA इज इक्वल टू K, और इधर क्या चला जाएगा आपका, DT चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, माइनस का साइन बाहर है, DA इज इक्वल टू K, और इधर क्या हो जाएगा आपका DT, ठीक है। माइनस DA इज इक्वल टू K DT। अब इस माइनस को मैं इधर भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। सो क्या हो जाएगा, DA इज इक्वल टू माइनस K DT। तो अब जैसे ही देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जो डिफरेंशिएशन और क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, वो क्या है, एक दूसरे से अपोजिट टर्म है। तो जो मल्टीप्लीकेशन होती है किसकी, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, और मल्टीप्लीकेशन करा रहे हो डिफरेंशिएशन जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या होती है हमारी 1 होती है। तो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस डिफरेंशियल टर्म का, तो हमें यहाँ से DA ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिर्फ A मिल जाएगा। ओके गॉट इट, क्या मिल जाएगा, यहाँ से A मिल जाएगा। तो K तो बाहर ही आएगा बच्चों, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू माइनस के K, ठीक है।
अब dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, kt। और जब भी आप कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा साथ में आता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, माइनस kt प्लस में c, ठीक है, क्या कह दिया, माइनस kt प्लस में a इक्वल टू माइनस kt प्लस में c क्या है यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एट इनिशियल स्टेज भाई जो इनिशियल स्टेज रही होगी वहां पर a क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो जो a है वो किसके इक्वल रहा होगा, लेट से a नोट इनिशियल स्टेज पे, और जो t है वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। भाई जो इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो स्टेज है, तो मैंने कह दिया कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की इनिशियल स्टेज पे क्या है, a नोट है, और टाइम तो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दूंगी, मैं पुट कर दूंगी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देन वी विल गेट a नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू में 0 प्लस में c, सो वी विल गेट a नोट इज इक्वल टू c। तो ये टर्म तो हमारी क्या हो गई, 0 प्लस में c, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, c इज इक्वल टू a नोट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर पुट करा दूंगी, पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो c की वैल्यू को पुट कराएंगे, देन वी विल गेट बच्चों a इज इक्वल टू माइनस के kt प्लस के a नोट, a इज इक्वल टू माइनस के kt प्लस के a नोट। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, आफ्टर रीअरेंजिंग यू विल गेट a नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस के kt, ठीक है, a नोट इज इक्वल टू a प्लस में kt। तो एक रिजल्ट आपका ये रहा, एक रिजल्ट आपका क्या रहा, ये रहा। इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, कंसंट्रेशन बता सकते हैं। दोबारा देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखी किसकी, इंटीग्रेशन फॉर्म में। हमने केमिकल हम लोग केमिकल रिएक्शन लेके चले थे दैट ए विल गिव अस पी, ए से हमें क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। तो उसका जो रेट आप निकालेंगे तो रेट विल बी ए के इंटू में ए की पावर नोट मैंने यहाँ पर क्या क्यों यूज किया, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, तो पावर जीरो होगी तभी तो वो जीरो ऑर्डर कहलाएगी। अब रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रिएक्टेंट के लिए देख रहे हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट के लिए तो नेगेटिव साइन के ऑफ ए नोट, किसी की पावर नोट है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इस टर्म को रीअरेंज कर दिया, इस dt को क्या ले गई मैं, उधर लेकर चली गई। सो माइनस डी इज इक्वल टू के dt, ठीक है, माइनस डी इज इक्वल टू के डी टी आपको मिल गया। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जैसे आपने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस के के टी प्लस में क्या है c। अब c यहाँ पर क्या है बच्चों, c आपका है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वहां पर मेंशन करना होता है। तो जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है, हमें चाहिए c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें पता है दैट इनिशियल स्टेज पर जो ए की कंसंट्रेशन है हमने मान लिया कि ए नोट रही होगी, लेकिन टाइम क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो हमने जस्ट क्या किया, ये वैल्यू इधर पुट कराई तो हमें क्या मिल गया, सी की वैल्यू मिल गई। अब इस सी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कराया और इस वैल्यू को जब हमने पुट कराया देन वी विल गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज योर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, तो ये तो था बच्चों किसके बारे में, आपका जीरो ऑर्डर के बारे में। अब आपको यहां से पता क्या चल रहा है, देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब यहाँ पर रेट है a की पावर नोट है, a की पावर नोट यानी कि a की पावर 0, किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, वो कुछ है ही नहीं। यानी कि इसको मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ दैट रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के, और के यहाँ पर आपके पास में क्या है बच्चों, एक कॉन्स्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नोट कर लीजिए ये बात, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड किया, नहीं, क्योंकि पावर कहाँ चले गई आपकी, पावर तो 0 हो चुकी है ना इधर, ठीक है। तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट है वो क्या है, कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब हम क्या देखते हैं, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए
आपसे पूछे कि आप हम लोगों को क्या बताइए, स्लोप बताइए, तो स्लोप क्या रहेगा। अभी जो हमें इस साइड वाला जो पार्ट है वो रब कर दे रही हूँ बच्चों, ठीक है। अभी हम इन तीनों इक्वेशन से ही अलग अलग वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, स्लोप पूछा जाए, तो आप किस इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन को उठा के चलिए, a = माइनस के KT प्लस में से। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा, y = mx प्लस में से, जो आपकी लाइन इक्वेशन होती है। तो अगर आप क्या करें, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ग्राफ किस किस के बीच में होगा आपका, यहाँ पर है ना, टाइम विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, a और टाइम t के बीच में। तो यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो क्या है, m है, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, c है। c की जो वैल्यू हमें पता है वो क्या है, a0 है ना। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो देखो m क्या है, देखो y क्या है आपका, a है, मैंने कह दिया, x क्या है आपका, t है, कह दिया, इंटरसेप्ट आपका क्या है, a0 है, और जो स्लोप है -k, स्लोप क्या है आपका, -k। तो जो ग्राफ क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, तो आपका जो ग्राफ रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, ये रहेगा -k। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप विल बी -k एंड और अगर आपसे क्या पूछा जाए, इंटरसेप्ट पूछा जाए, इंटरसेप्ट क्या रहेगा आपका, a0 रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ। अब अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, ग्राफ पूछे, रेट और कंसंट्रेशन, तो अभी हमने देखा था कि जो रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो जो आपका ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये क्या था बच्चों आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं और जानते हैं कि और हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ हमने क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखे, डेरिवेशन में हमारे पास कुछ इक्वेशंस निकल के आई थी, है ना। तो उस इक्वेशन में क्या था, एक तो था हमारे पास a = -KT ऑफ a0, यही था हमारा, है ना। यहीं से हम लोगों ने क्या निकाला था, ग्राफ भी निकाला था। साथ में आप लोग क्या बता सकते हैं कि जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही हाफ लाइफ पीरियड, है ना, हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हम लोग बता चुके थे आपको, फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि जो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें क्या है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाए, या फिर दूसरे वे में क्या कह सकते हैं आप कि जो क्या है आपका आधा प्रोडक्ट बन चुका होगा। तो लेकिन हम क्या है, कंसंट्रेशन फॉर्म पढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम रिएक्टेंट से रिलेट करके चलते, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाफ बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। देखो आपने ये निकाला, यहाँ से आप क्या देखो, जब आपने क्या निकाला, फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सबसे पहले वापस इसी पे आते हैं, -KT प्लस में a0, ठीक है। इसको आप रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दैट KT = क्या लिख सकते हैं, KT = a0 - K, a लिख सकते हैं, है ना। KT = a0 - a। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K = a0 - K, a 1/T। क्या किया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया, यहाँ से KT को इधर ले गई, a को मैं इधर ले आई और इसको रीअरेंज कर दिया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, है ना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए T क्या हो जाएगा, इसको आप K को इधर ले आइए, 1/K, a0 - K, a, ठीक है, a0 - का a। देखो अब हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या कहता है, जहां पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो इस हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना है, a की जगह पर पुट कर देंगे, पुट a क्या हो जाएगा आपका, a0/2, यानी कि ये तो क्या थी आपकी जो कंसंट्रेशन आपको मिली, लेकिन अब आपको जो कंसंट्रेशन है वो A थोड़ी मिली, आपको कंसंट्रेशन कितनी मिली है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हाफ,
दोबारा सुनिए, ये तो क्या थी, ए क्या थी कि जो आपको फाइनली जो क्या मिल रही थी अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमें रिजल्ट मिला था, ये ए क्या था आपका कि जो कंसंट्रेशन आपको मिल रही थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, वो क्या था एट टी टाइम पर, लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड पर। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हाफ, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी फिर इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, जो क्या हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हम ए नोट मानकर चल रहे थे, ए नोट बाई में 2। तो जब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो टी क्या हो जाएगा 1/2। इस हाफ लाइफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/k ए नोट माइनस ए नोट अपॉन में 2। ए नोट अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है दैट विल बी 1/k, ठीक है। अब ये एक है, ये एक ए नोट है ना, और ये क्या है आधा, तो क्या मिल जाएगा आपको ए नोट अपॉन में 2। एक में से आधा गया आधा, तो टी ऑफ हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड विल बी ए नोट अपॉन में 2k, ए नोट अपॉन में 2k। तो ये क्या रहेगी जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब यूनिट पे भी चले जाते हैं, यूनिट क्या रहने वाली है हम लोगों की, देखिएगा बच्चों। देखो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो आप लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए क्या देखी हुई है, यूनिट देखी हुई है। तो देखो ये क्या था, आप जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे थे, ये क्या है आपका जीरो ऑर्डर वाला है। तो देखो अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो ये वाली जो टर्म है आपकी, ये क्या है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये जो नीचे है ये क्या है टाइम है। अब कंसंट्रेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, और टाइम है तो इसको मान लो हम सेकंड में लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप लोगों ने क्या निकाली थी, यही यूनिट तो निकाली थी, है ना। अच्छा अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था, इस केस में हम लोगों ने कहा था दैट रेट इज इक्वल टू k इंटू में a की पावर नोट। तो जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे थे तो ये a नोट का मतलब का होना या ना होना दैट डजंट मैटर, क्योंकि इसकी पावर क्या है 0। तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए तो कह दिया था कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब आप हाफ लाइफ टाइम पीरियड पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका टी हाफ इज इक्वल टू a नोट। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, है ना। दिख रहा है आपको क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अब आप यहाँ पर इनके बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, वही उससे ही प्लॉट कर सकते हैं आप। इसको मान लीजिए टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन में 2k है, और ये कोई भी मान लीजिए कांस्टेंट c है, इसकी वैल्यू क्या है 0, ना के बराबर है ना, 0 ही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2k, 1/2k लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो टी ऑफ हाफ और किसके बीच में है, ए नोट के बीच में, तो जो ग्राफ है आपका, तो ये क्या आ रहा है आपका जो क्या है स्लोप है वो क्या है 1/2k। इंटरसेप्ट आपको पता ही चल गया 0 है, यानी कि यहाँ पर कहीं है, कोई बीच में कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है ना, तो 0 वैल्यू है इसकी। और क्या है डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ कौन सा है आपका, हाफ लाइफ टाइम पीरियड और किसके बीच में, ए नोट के बीच में। वॉट इट, आई होप आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने क्या करवाया है अभी तक मैंने आपको बताया कि जीरो ऑर्डर के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या जाना था, यहाँ से आपको आपका जो है ये इक्वेशन निकल के आई। जब हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद में हमने क्या देखा, आप क्या निकाल सकते हो, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पूछी जाती है रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो जब आप रेट कॉन्स्टेंट निकालते हो तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, बस इसको रीअरेंज किया 1/t, ए नोट माइनस क्या आ जाएगा a। तो इसको हमने क्या करें, वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर क्या था इनकी यूनिट निकालना तो सीखी थी, बस यूनिट भी हमने क्या वेरीफाई हो चुका है, मोल पर लीटर पर सेकेंड आ चुका है। अब हमने क्या जानना था, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड में हमने क्या निकाला, इसको फिर से रीअरेंज कर लिया क्योंकि टी चाहिए था इस बार हमें, तो के नीचे चला गया, टी यहाँ पर। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड में क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है हाफ, तो कंसंट्रेशन का क्या किससे रिप्लेस कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ से। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये रिजल्ट मिला। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है वो क्या है,
कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको मेन जो चीज याद रखनी है, ध्यान देना है, तो देखिए जब आप सिंपली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर जो रेट था वो इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन के, याद रखिएगा वहां पर जो रेट था वो क्या था, इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन के। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये चीज जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैं क्या करूंगी, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी विद रिस्पेक्ट टू बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो ऑब्टेन कैसे होती है। कि अभी मैम आपने कह तो दिया कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली ही नहीं है तो वो रेट हमें बता कैसे रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिएगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो मेनली किस टाइप की रिएक्शन में होती है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है बच्चों वो किस में होती है, आपके हेट्रोजीनियस रिएक्शन में होती है। किस में होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑब्टेन इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, अब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, मान लीजिए आपने क्या लिख दिया, A + B गिव्स यू C, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, मान लीजिए कैटलिस्ट आपने कह दिया D, ये कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर जो आपका A है वो गैसियस फेज में है, B क्या है, सॉलिड फेज में है, C क्या है, सॉलिड, या फिर लगा लीजिए ये तीनों सॉलिड फेज में, लेकिन आपने जो कैटलिस्ट लिया वो किस में ले लिया, गैसियस फेज में ले लिया, या फिर इनमें से कोई और भी डिफरेंट हो सकता है, या ठीक है। तो क्या है, अगर आपने जो केमिकल रिएक्शन ली है उनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट डिफरेंट फेज में है, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। गॉट इट। अच्छा, या फिर अगर ये भी सॉलिड फेज में होते हैं या फिर ये सभी गैसियस फेज में होते हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो आपकी क्या कहलाती, होमोजीनियस रिएक्शन कहलाती। तो ये हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है, हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया का। ठीक है, जो हम जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, हमें क्या देखना है, NH3। जो NH3 जो है वो डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, क्या दे देगा हमें, N2+ में H2 दे देगा, N2+ में क्या दे देगा, H2 हमें दे देगा। हमें अब देखना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कैसे है। देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि हमारे पास में जो सरफेस था, जो अमोनिया गैस थी वो क्या हो गई होगी, जो प्लैटिनम आपने लिया उसके सरफेस पर जाकर स्टिक हो गई होगी। मान लीजिए आपका ये क्या है, प्लैटिनम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है, अमोनिया आकर डिपॉजिट होने लग रही है। तो जब तक अमोनिया इस पर डिपॉजिट हो रही है तो कुछ ना कुछ उसका रेट रहा होगा, रेट ऑफ डिपोजिशन। लेकिन जब क्या हो चुकी होगी, अब क्या हो चुकी होगी, जो अमोनिया है वो पूरे उसने क्या कर लिया, पूरे प्लैटिनम को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब अगर आप फिर से उस अमोनिया यहाँ पर डालने की कोशिश करें, देखो क्या हुआ, इनिशियल स्टेज में जब आप जो अमोनिया है जो वो प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर स्टिक हो रही थी आगे, तो उसकी इनके आपस में जो रिएक्शन करने की कुछ ना कुछ रेट रही होगी। ठीक है, तो वो जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि भाई कितनी अमोनिया आकर इस पर क्या है, डिपॉजिट हो रही है। तो उस केस में तो क्या है, जो आपका रेट है रिएक्शन का वो तो अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ चुकी होगी कि जहाँ पर जो अमोनिया है उसने क्या कर चुका होगा, प्लैटिनम के पूरे सरफेस को ऑक्यूपाई कर चुका होगा, और फिर आप क्या कर रहे हैं, अमोनिया यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर अमोनिया डाल रहे हैं तो क्या होगा कि जो इसके डालने पर अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 अगर हटे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट और अमोनिया के यहाँ पर आ सकेंगे, है ना। तो क्या होगा कि आप कितनी ही कंसंट्रेशन डाल लीजिए, अब रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रेट ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। अगर कुछ जाएंगे तो वही उसकी जगह पर आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि एट हायर कंसंट्रेशन पर, लोअर कंसंट्रेशन जब तक अमोनिया की थी तो रेट पर इफेक्ट डल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप क्या देख रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन को देख रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन पर जो है अमोनिया का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी रेट पर इफेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पर वो हमें क्या दे रहा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो जब हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग चले तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जब हमने इसका रेट निकाला, जब हमने क्या था, इस रिएक्शन का जो है बच्चों रेट निकाला, तो जो रेट है वो क्या निकल के आया, यहाँ से हमारे पास में K1 इंटू में NH3, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में K2 अपॉन में NH3।
ठीक है। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, तो ये तो हमने बात पहले कर चुके थे। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ डिफरेंट निकल के आते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शन होते हैं, कई तरीके होते हैं। तो अभी मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट है बच्चों वो क्या है, ये निकल के आता है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ एट लो कंसंट्रेशन, एट लो कंसंट्रेशन अगर मैं क्या कर देती हूँ ऑफ NH3, NH3 की कंसंट्रेशन अब मैंने क्या कर ली, ले ली थोड़ी सी कम ले ली। अगर NH3 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो अगर NH3 की कंसंट्रेशन कम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, बहुत कम है 1 के रिस्पेक्ट में, ये बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, जो रेट है, रेट विल बी K1 इंटू NH3, है ना, ये रेट मिलेगा। तो इस रेट से जो ऑर्डर निकल के आएगा, तो जो ऑर्डर आप यहाँ से क्या बताएंगे, इसकी पावर 1, तो जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ, एट हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन, अगर हायर कंसंट्रेशन लेके चले किसकी, अमोनिया की, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब मैंने इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो इस बार क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन 1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ कि फर्स्ट वाले केस में तो क्या था, 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अमोनिया इसकी कंसंट्रेशन से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, अब 1 को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। 1 को अगर नेग्लेक्ट किया तो जो रेट है बच्चों वो क्या मिलेगा हमें, K1 अपॉन में NH3 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर K2 इंटू में NH3, ठीक है। तो ये मिला, NH3 से NH3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेट है वो क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2, ये क्या है K1 के कांस्टेंट, K2 क्या है कांस्टेंट, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे कोई कांस्टेंट ही मिलेगा, दैट विल बी K। तो जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट आया। तो कंसंट्रेशन क्या कुछ फर्क पड़ा, कोई कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रहा, तो जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NH3 की पावर 0। तो जो अगर आपने हायर कंसंट्रेशन ली तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिलने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें मिलते कैसे हैं, ठीक है। सो ये तो ओवरऑल बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। आई होप आपका जो कंसेप्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेकर वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि जिसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कि 1 ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म पर वो क्या है, डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए आपको क्या मिल रहा है, ए है आपके पास में, कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका जो बच्चों रेट रहेगा दैट विल बी क्या रहेगा, ए, ठीक है, K इंटू में A। तो A की पावर क्या है यहाँ पर 1। तो इस तरीके की जो रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। लेकिन मान लीजिए आपको रिएक्शन क्या दे दी, यहाँ पर A प्लस B दे दी और इससे आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है C, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पर आपको कहा जाए कि रेट निकाली, तो अब आप कहेंगे कि मैम रेट तो क्या हो जाएगा, K की इंटू में A की पावर B, तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर निकल के आ जाएगी। नहीं, बेशक से आपको जो कंसंट्रेशन टर्म है वो 2 गिवन है। ध्यान से सुनिएगा, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डजंट मैटर कि आपको कंसंट्रेशन टर्म कितनी दी गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म कितनी है, सिर्फ 1। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, चाहे कितनी ही कंसंट्रेशन टर्म क्यों ना दे दी जाए, जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पर क्या है, डिपेंड करेगा। अब जैसे ये है तो इस केस में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन टर्म है या तो वो A पर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पर B क्या हो सकता है, आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वो किस पर डिपेंड करेगा, B पर डिपेंड करेगा, A पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो ओवरऑल आपके पास में ऑर्डर आएगा वो किसी एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे क्या है, डिपेंड करेगा, दूसरी पे नहीं करेगा। अगर यहाँ पर 4 भी दिए गए हैं तो सिर्फ फिर भी क्या है, एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, यानी कि जब आप ऑर्डर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकल के आएगी। तो अब ये तो था बच्चों की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। अब हम बात करेंगे इसको ही आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, क्या निकालेंगे, इसके इंटीग्रेशन टर्म निकालने चलते हैं। तो ये तो क्या था, क्या आने वाला है कि ए की पावर 1, ये तो होगा ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब रेट निकाल रहे हैं इसके लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। जीरो ऑर्डर आप लोग कर चुके हैं, लगभग वैसा ही है। यहाँ से क्या आ जाएगा ए। अब ये क्या है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जीरो ऑर्डर में क्या था, इसकी पावर 0 थी, तो किसी की पावर 0 क्या हो जाती है 1, लेकिन यहाँ पर तो पावर है कुछ, तो ए को क्या है साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको रीअरेंज करने वाली हूँ, ए को इधर ले आऊंगी और डी टी को उधर ले जाऊंगी, तो क्या आ जाएगा माइनस डी अपॉन में ए। ठीक है, अब इस माइनस को भी उधर ले जाते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। ठीक है, के माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर के ए इधर आ चुका है, डी टी को उधर ले जाएंगे, माइनस के डी टी। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले। ये इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए डी ए अपॉन में ए इजक्वल टू माइनस का के बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। गॉट इट, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों, हमने इसके जो इंटीग्रेशन था, जो हमने अभी जो हमारे आज की वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाली चीज़ सॉल्व करनी भी बताई थी, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन ए डी ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका लोन ऑफ ए हो जाएगा। लोन ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के टी और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। ये इक्वेशन आ गई। अब क्या है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करना चाहूंगी। इसको हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला क्या केस हो सकता है, मान लीजिए आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, आप मान के क्या चल रही है, यही चल रहे ए से क्या मिल रहा है आपको पी। तो मान लेते हैं इसकी जो एट टी इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है ए है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी 0। तो एट टी इक्वल्स टू टी पर क्या है, ये कुछ बना होगा तो क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, और इसमें से कंसंट्रेशन क्या हुई होगी कम। तो अगर ये x बना है तो इसमें से क्या कम हुई होगी a माइनस एक्स। तो ये जो लोन ऑफ a है, ये जो a है हमारे पास वो यही तो है, क्या है। अगर मैं यहाँ से कहूँ तो जो आपका जो यहाँ पर रेट है वो क्या है k, या फिर डायरेक्टली लिख सकती हूँ इनटू में a माइनस एक्स, यही तो है। बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर क्या है मेरी, ये वो है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर लेकर चल रहे हैं। तो t पर तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या है a। अब मैंने मान लिया कि t टाइम पर कंसंट्रेशन बनी कितनी है, a माइनस एक्स बनी है। ठीक है, तो क्या कर दूंगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ देन वी विल गेट लोन ऑफ a माइनस एक्स माइनस के टी प्लस के सी, ये वैल्यू मिली। अब मुझे क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। अब जैसे हमने पिछले जीरो ऑर्डर में निकाला तो सी की वैल्यू सेम वैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, एट इनिशियल स्टेज, इनिशियली क्या करेंगे, वो होता है बच्चों हमारे पास टी क्या होता है 0। ठीक है, तो इनिशियल केस में टी क्या है हमारे पास 0, और जो x की वैल्यू है वो भी क्या है 0, क्योंकि वो a के इक्वल ही था। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू मुझे क्या करना है, वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो वी विल गेट लोन a, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर लोन a माइनस का के टी क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा इधर c। तो लोन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉन a। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन आ गई ये, दूसरी इक्वेशन आ गई ये। अब क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट क्या मिलेगा, देखिए लोन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का लोन ऑफ a। ठीक है, ये बात मुझे मिल गई। इस के टी को मैं इधर ले आती हूँ, लोन वाली टर्म को, ये क्या है मेरे पास में, हाँ जिसमें पुट की है। तो ये जो लोन ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास a माइनस एक्स, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ लोन ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, और c क्या है मेरे पास, लोन ऑफ स्मॉल a है, सॉरी लोन ऑफ a। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको रीअरेंज कर देती हूँ। तो रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल टू लोन ऑफ a माइनस लोन ऑफ a माइनस एक्स। तो इस लोन की टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, के टी इज इक्वल टू लोन ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो जो रेट कांस्टेंट आएगा दैट विल बी 1 अपॉन टी। अब जो लोन होता है आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा वो किसके इक्वल होती है, ये क्या है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को हमें अगर लॉग बेस्ड 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग, है ना, इसके इक्वल होता है।
ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वही पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2.303 log ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में रेट कांस्टेंट। या क्या आ गया हमारे पास में, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ यूनिट। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म क्या हो गई, यूनिट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 1/T। टी क्या है यहाँ पर में है, ऊपर जाएगा तो सेकंड अगर लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा पर सेकंड। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है बच्चों, आप यही लेकर चलते हैं। तो दोबारा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था हमारे पास, ए से लेकर क्या था, पी था। ठीक है, तो रेट क्या आ जाएगा, k इक्वल टू ए की पावर 1 हो जाएगा, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, के डी ए अपॉन ए माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन किया मैंने बोथ साइड, अब क्या आ जाएगा डी ए अपॉन में डी टी माइनस के डी टी। आई नो कि आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ए माइनस एक्स को लेकर भी। अब मैं क्या है यहाँ पर आपको जो हमने जीरो ऑर्डर में ए नोट लेकर चल रहे थे वो वाला केस भी इसमें बताऊंगी कि मैम अगर वही लेकर चले तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है, कुछ बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में पुटअप करते हैं कि अगर मैम हमें कोई कंसंट्रेशन दे दी जाए तो उसको किस तरीके से हमें पुट करना है। तो बस क्या है, इनिशियली आपको पता है, फाइनली आपको पता है, ये जो लॉन ऑफ ए होती है वो क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम टी पर लेकर चलते हैं। तो ए टी टाइम पर क्या है आपका ए माइनस एक्स, इसको मैंने क्या कर लिया, फर्दर सोल्व कर लिया। सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, लॉन ऑफ ए के इक्वल आ गया। वैल्यू पुट करने पर क्या आपको क्या मिला, लॉन ऑफ ए माइनस एक्स माइनस के टी प्लस में लॉन ऑफ ए। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया, इससे हमें क्या मिल गया, रेट कांस्टेंट मिल गया। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। ठीक है, यहां से बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं, उससे पहले, इसको बताने से पहले क्या कर लेते हैं, चलो बता ही देते हैं। अगर आपको क्या दे दिया जाए, वही ए नोट वाली सिचुएशन दे दी जाए या ए वाली सिचुएशन दे दी जाए तो क्या होगा, यहीं पर मैं करा देती हूं। ठीक है, इस पार्ट में करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अभी तक आप क्या लेके चल रहे थे, इनिशियल कंसंट्रेशन ए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एट टी इक्वल टू 0 पे आपकी रिएक्शन क्या है, ए से पी है, तो मैंने कह दिया एट टी इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज ए नोट। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू टी पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब क्या करना है, बस यहाँ पर ये वही वैल्यू पुट करनी है आपको। तो पुट करेंगे देन यू विल गेट, क्या मिलेगा बच्चों, देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर पुट करेंगे, सीधा यहीं पर पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब पुट करने की जरूरत नहीं है, ए ही मान कर चल रहे हैं। लॉन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना था, मुझे सी की वैल्यू चाहिए थी, सी की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करना था, बस अच्छा, बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉन ऑफ ए आ गया, माइनस का के टी प्लस सी आ गया। अब सी की मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है इनिशियल स्टेज पर टी 0 होता है, लॉन इनिशियल स्टेज पर टी 0 है, तो ये क्या हो जाता है, ए नोट। तो क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू, ये 0 टर्म हो गई, ये क्या आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस में लॉन ऑफ ए नोट, लॉन ऑफ ए नोट। बस इसको जब हम फाइनली रीअरेंज करेंगे तो जो के की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, 1/T। ठीक है, यही रहेगी 2.303 log ऑफ बस ए क्या है, इनिशियली हमने क्या ले लिया, ए नोट। ठीक है, और फाइनल जो हमारी ए थी ए माइनस एक्स, इसको हम ए मान कर चल रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको a माइनस एक्स के टर्म में करना है वैसे कर सकते हैं, और अगर आपको सिंपली लेकर चलना है कि भाई हम इनिशियली इतना पंगा नहीं लेना चाहते, तो इनिशियली मैंने इसको ए नोट कह दिया, फाइनल मैंने क्या कह दिया, इसको ए कह दिया। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकती हूँ। अब हम क्या देखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ये तो पता चल गया कि जीरो ऑर्डर में तो रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर करता है तो उसका स्लोप क्या रहा होगा वो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या करें बच्चों, हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कोई ना कोई इक्वेशन उठानी पड़ेगी। तो उस इक्वेशन को इनमें से कौन सी इक्वेशन उठाएं यहाँ से हम,
चाहे ये वाला स्लोप जो है किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेट्स से मैंने क्या ले लिया, वही इक्वेशन ले ली, ln ऑफ ए इक्वल टू माइनस का के टी प्लस के ln ऑफ ए नोट। आप क्या है बच्चों ये वाली इक्वेशन भी लेकर चल सकते हैं, ln ऑफ ए माइनस एक्स माइनस के टी प्लस में ln ऑफ ए। ठीक है, अब हम इस लोन की जो टर्म है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लोग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, 2.303 log ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में 2.303 log ऑफ ए नोट हो जाएगा। अब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए log ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी डिवाइड किया जाएगा, के टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 प्लस में log ऑफ ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको इक्वेट करते हैं किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से, तो ये तो क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अब अच्छा तो x क्या है आपका, t है, x क्या है आपका t है, ये तो क्या हो गया आपका t हो गया, और m क्या है आपका, यानी कि ये क्या है आपका स्लोप हो जाएगा, और y क्या है ये हो गया। तो फटाफट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने पर क्या आ जाएगा, इधर तो है आपका log ऑफ a के बीच में, और इधर क्या है आपका t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया माइनस साइन से कि जो आपका जो स्लोप होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी k अपॉन में 2.303। ठीक है, माइनस के, और जो आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका log ऑफ ए नोट। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, और जो स्लोप है वो क्या रहेगा, ये रहने वाला है। अब क्या देखते हैं फटाफट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड और चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाल लेते हैं इसका। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालने के लिए आप इसको भी उठा सकते हैं, फिर से उसको भी उठा सकते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड में देखो बच्चों, मैं वही इक्वेशन उठाकर चल रही हूँ, जैसे कि 1 अपॉन में क्या था, के टी 2.303 log ऑफ ए नोट अपॉन में क्या है आपका ए नोट अपॉन में ए, ये वैल्यू है हमारे पास में, कंसंट्रेशन ए नोट है अपॉन में ए है। हमें क्या चाहिए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो इसको क्या करेंगे रीअरेंज, तो टी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में के 2.303 log ऑफ ए नोट अपॉन में ए। ठीक है, तो हाफ लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है, जहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो, जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है वो क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आ रही थी हमारी टी टाइम पर, टी टाइम पर क्या थी ए, अब वो क्या हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपकी ए नोट है, तो उसका क्या करते हैं हाफ, तो 1 अपॉन के 2.303 log ऑफ ए नोट, और अपॉन में क्या आ जाएगा इधर ए नोट अपॉन में 2। अब ए नोट से तो क्या हो गया, ए नोट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए नोट से ए नोट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, टी ऑफ हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के 2.303 log ऑफ 2, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर, तो इस 2 ये log 2 की भी हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, 2.303 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है, टी ऑफ हाफ 0.693, ये वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन में क्या आ जाएगा के। तो ये तो क्या है बच्चों हमारी हाफ लाइफ टाइम पीरियड की वैल्यू। हाफ लाइफ के लिए ये हो जाएगी, रेट कांस्टेंट जो था हमारे पास ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, आप यहाँ से ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। हाँ देखो, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर देखो, जब आप जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो रेट है वो इंडिपेंडेंट था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, लेकिन जब आपने जीरो ऑर्डर का क्या निकाला, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाला, तो वो क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के। लेकिन अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या आ रहा है कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर में रेट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। दिख भी रहा है आपको यहाँ से, कंसंट्रेशन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। लेकिन जब आपने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम निकाला तो यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही। 0.693 इज अ कांस्टेंट टर्म, के
इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर से जस्ट अपोजिट हो गया। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो आपके पास में ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको a और a माइनस एक्स दोनों की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, और वो वेरी कर रहा है कि एक बार a की वैल्यू 30 दे दी, एक बार a की वैल्यू 40 दे दी, एक बार a की वैल्यू 50 दे दी, और ऐसे ही a माइनस एक्स की वैल्यू दे दी 10, 15, 20 कुछ भी दे दी, तो बार बार आप इसको अगर वैल्यू में सॉल्व कर रहे हैं, अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको a की वैल्यू दे दी जाए और a माइनस एक्स की वेरिएबल वैल्यूज दे दी जाए और आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का बताइए, तो अगर बार बार वैल्यू पुट करने पर सेम आंसर आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो समझ जाइएगा कि जो आपकी रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये क्या रहेगा आपके लिए, हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है। आई होप आपको वो जो चीज़ें मैंने आज आपको समझाई है वो क्लियर भी हुई होंगी अच्छे से। जो हमारा नेक्स्ट पीरियड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो किस पर बेस्ड रहेगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे रहेगी। और साथ के साथ क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी कि अगर मान लीजिए आपको रेंडमली कोई भी कह दिया जाए कि फिफ्थ ऑर्डर के लिए रिजल्ट क्या रहेगा, या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी जाए, तो उसको आप कैसे सॉल्व करके बताएंगे, किस तरीके से एक जनरल फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।